हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सॉर्बेबल सुचर मटेरियल। निम्न में से कौन सा एब्सॉर्बेबल सुचर मटेरियल होता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी पॉलीप्रोपाइलिन, ऑप्शन सी पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। सबसे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है नायलॉन। नायलॉन जो है हमारा एब्सॉर्बेबल सुचर मटेरियल नहीं है, यह एक नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर मटेरियल होता है जो कि लॉन्ग टर्म टिश्यू अप्रोक्सीमेशन में यूज में लिया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन जो है यह भी एक नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर का एग्जांपल है जो कि स्किन, ब्लड वेसल और अदर सॉफ्ट टिश्यूज के लिए यूज में लेते हैं। उसके बाद आया ऑप्शन सी के अंदर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, यह जो है एब्सॉर्बेबल सुचर मटेरियल का एग्जांपल है। ऑप्शन डी के अंदर आया है स्टेनलेस स्टील, यह नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर मटेरियल है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए कॉमन कॉज ऑफ प्रीरीनल एजोटेमिया। प्रीरीनल एजोटेमिया जो होता है उसका कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन। अगर हम एजोटेमिया की बात करते हैं तो यह अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि प्रीरीनल एजोटेमिया, रीनल एजोटेमिया और उसके बाद आता है इंट्रिंसिक एजोटेमिया। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? यह कंडीशन रिनल ट्यूब्यूल्स में डैमेज होने की वजह से डेवलप होती है, जो कि एक इंट्रिंसिक एजोटेमिया का कॉज है, ना कि प्रीरीनल एजोटेमिया का। बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर और ब्लड लॉस की वजह से जो एजोटेमिया डेवलप होता है वो प्रीरीनल एजोटेमिया होता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, किडनी के पास ब्लड फ्लो जो है वही रिड्यूस अमाउंट में आता है, इसीलिए इसे हम प्रीरीनल एजोटेमिया कहते हैं। उसके बाद है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। यह जो है हमारा पोस्ट रीनल एजोटेमिया का कॉज है, ना कि प्रीरीनल एजोटेमिया का। ऑप्शन डी के अंदर आया है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, यह भी हमारा इंट्रिंसिक एजोटेमिया का कॉज है। हमें क्वेश्चन में पूछा था प्रीरीनल एजोटेमिया, तो प्रीरीनल एजोटेमिया जो है हमारा डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटगट सुचर मटेरियल। निम्न में से कौन सा कैटगट सुचर मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए नॉन एब्सॉर्बेबल एंड सिंथेटिक, ऑप्शन बी नॉन एब्सॉर्बेबल एंड नेचुरल, ऑप्शन सी एब्सॉर्बेबल एंड सिंथेटिक, ऑप्शन डी एब्सॉर्बेबल एंड नेचुरल। बात करते हैं अगर हम कैटगट सुचर मटेरियल की, तो वो होता है हमारा एंड नेचुरल, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। कैटगट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सबम्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शिप। कैटगट सुचर जो होता है वो डिराइव्ड होता है शिप के स्मॉल इंटेस्टाइन की सबम्यूकोसा से। यह नेचुरल होता है, यानी कि बायोलॉजिकली एब्सॉर्बेबल मटेरियल होता है। अगर हम कैटगट के टाइप्स की बात करें तो यह दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्लेन कैटगट और दूसरा होता है क्रोमिक कैटगट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच फीटल प्रेजेंटेशन वुड यू एक्सपेक्ट द सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर टू बी द एंगेजिंग डायमीटर। इस फीटल प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर की हम एक्सपेक्ट करते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर जो है वो एंगेजिंग डायमीटर रहेगा। ऑप्शन ए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स लाई, ऑप्शन डी फेस प्रेजेंटेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन ए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर एंगेजिंग डायमीटर होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर। ऑप्शन बी और सी में हमें दिया गया है ब्रिज प्रेजेंटेशन और ट्रांसवर्स लाई। इसके अंदर जो होता है दोनों ही केस के अंदर सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन डी में दिया गया फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन का एंगेजिंग डायमीटर जो है वो है हमारा मेंटोमेंटल डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोटेमिया इज characterized by elevated level of which of the following substances in the blood। एजोटेमिया कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एलिवेटेड लेवल ब्लड के अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ई बिलीरुबिन, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन एंड यूरिया, ऑप्शन सी सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड इंसुलिन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हमें बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होता है एजोटेमिया के कंडीशन के अंदर एलिवेटेड नहीं होता है, क्योंकि बिलीरुबिन इंडिकेट करता है लिवर डिसफंक्शन की तरफ। अगर यह एलिवेटेड देखने को मिल रहा है मतलब यानी कि जॉन्डिस या लिवर फेलियर की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, ना कि एजोटेमिया को। ऑप्शन सी के अंदर आया है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का इंबैलेंस किडनी डिजीज में होता है, लेकिन यह एजोटेमिया की कंडीशन को डिफाइन नहीं करता है। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है ग्लूकोज एंड इंसुलिन। ग्लूकोज और इंसुलिन जो होता है हमारा वो डायबिटीज और डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज की तरफ इंडिकेट करता है, जिसका कोई लिंक नहीं है एजोटेमिया की कंडीशन के साथ में।
सो एजोटेमिया के अंदर हमको देखने को मिलेगा एलिवेटेड लेवल ऑफ द क्रिएटिनिन एंड यूरिया। चलिए एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी क्या होती है। एजोटेमिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर हम इसे देखें तो क्रिएटिनिन यूरिया यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है हमें एलिवेटेड लेवल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। निम्न में से कौन सा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन ए मिसकैरेज, ऑप्शन बी प्लेसेंटल एब्रोप्शियो, ऑप्शन सी ट्यूबल रप्चर एंड इंटरनल ब्लीडिंग, ऑप्शन डी प्री एक्लेम्शिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ट्यूबल रप्चर एंड इंटरनल ब्लीडिंग। मोस्ट सीरियस ऑफ an ectopic pregnancy, especially if the pregnancy is not diagnosed early. प्रेगनेंसी जो होती है वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं होती है तो उसकी वजह से मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो कंटिन्यू ग्रो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और यह ट्यूब जो होती है उसकी ग्रोथ की वजह से रप्चर हो सकती है जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर इसे हमने ट्रीट नहीं किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पर बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, उसका प्राइमरी कॉज क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। ओव्यूलेशन के बाद में फॉलिकल्स रप्चर होकर कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं और यह कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन को। यह प्रोजेस्टेरॉन रेज करता है बॉडी टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं कितना रेज करता है तो अबाउट 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। ऑप्शन ए दे आर एक्टिव फ्रॉम बर्थ, option B they are primarily found on the palms and soles, option C they become active during puberty, option D they produce a watery and odorless sweat। सबसे फर्स्ट पे हमें दिया गया they are active from birth। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो होती है वो बर्थ से नहीं बल्कि प्यूबर्टी से एक्टिव होती है। ऑप्शन बी में दिया गया they are primarily found on the palms and soles। यह जो होती है इनका लोकेशन आर्मपिट्स और ग्रोइन एरिया में पाई जाती है ना कि पाम्स और सोल में। अगर हम बात करते हैं पाम और सोल्स की तो वहां पर एक्रिन स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है दे प्रोड्यूस ए वाटरी एंड ओडरलेस स्वेट। यह भी हमारा कथन सत्य नहीं है क्योंकि एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो थिक मिल्क सिक्रेशन सिक्रेट करती है ना कि वाटरी। सो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में यह इसलिए ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल पैथोजेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डायरिया इन चिल्ड्रन अंडर 5 years of old। चिल्ड्रंस अंडर 5 years of old के अंदर जो डायरिया होता है उसका कॉमनली एसोसिएटेड वायरल पैथोजन कौन सा होता है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी रोटा वायरस, ऑप्शन सी एप्स्टीन बार वायरस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वायरस। सबसे फर्स्ट हम हेपेटाइटिस ए वायरस को देखते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स इंक्लूडिंग नोजिया और वॉमिटिंग भी होता है लेकिन यह चिल्ड्रंस के अंदर कॉमन कॉज नहीं है डायरिया का। ऑप्शन सी के अंदर आया है एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस जो होता है उसकी वजह से हमें इन्फेक्टिस मोनोन्यूक्लियोसिस देखने को मिलता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे कि फीवर कफ होता है ना कि यह प्राइमरी कॉज है डायरिया का चिल्ड्रन में। सो अब लास्ट बचा ऑप्शन है हमारा रोटा वायरस यानी कि चिल्ड्रंस के अंदर डायरिया का कॉमन वायरल पैथोजेंस जो है वो है हमारा रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फियोक्रोमोसाइटोमा विच हार्मोन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। फियोक्रोमोसाइटोमा वाली कंडीशन के अंदर कौन सी हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज्ड होता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी कैटेकोलामाइंस, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कैटेकोलामाइंस। फियोक्रोमोसाइटोमा एक एड्रिनल मेडुला में जो ट्यूमर की कंडीशन होती है उसे कहते हैं। इसके अंदर कैटेकोलामिन स्पेसिफिकली जो हमारा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होता है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, यह कंडीशंस देखने को मिलती है। बाकी हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड से और एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज से प्रोड्यूस होता है।